Hey everyone, once again, welcome back to my and in fact your channel. So today I am going to discuss two utmost article from the Hindu newspaper. So let's get start from the first article. So first article is related to BRICS. So first point is India will host the BRICS summit in 2026, reflecting its growing diplomatic stature and leadership role in a global साउथ। तो क्या है 2026 की जो ब्रिक्स समिट है वो इंडिया होस्ट करने वाला है। इससे क्या रिफ्लेक्ट होगा? इट्स अ ग्रोइंग डिप्लोमेटिक स्टेचर एंड लीडरशिप रोल इन ग्लोबल साउथ। Second point, BRICS is a grouping of major emerging economies originally consisting of Brazil, Russia, India, China, and South Africa, aimed at promoting multipolar global governance. तो ब्रिक्स एक कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जो एक इमर्जिंग इकोनॉमिक्स हैं, जैसे कंसिस्टिंग ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स का मेन एम क्या है? इट्स एम टू प्रमोट मल्टीपोलर ग्लोबल गवर्नेंस। थर्ड पॉइंट, द ब्रिक्स 2026 summit in India is expected to focus on development cooperation, economic resilience, and reform of global institutions like UN, IMF, and World Bank. तो जो ब्रिक्स समिट जो इंडिया में होने वाली है, तो इसमें क्या मेनली किन एस्पेक्ट में फोकस किया जाएगा? फर्स्ट पॉइंट होगा डेवलपमेंट कोऑपरेशन, सेकंड होगा इकोनॉमिक रेजिलियंस, एंड थर्ड वन इज रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लाइक यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड लास्ट वर्ल्ड बैंक। फोर्थ पॉइंट, India's hosting gains significance in the context of BRICS expansion, which includes new members from Asia, Africa, and West Asia, enhancing the bloc's global influence. तो जो इंडिया का जो होस्ट कर रहा है, इसका गेन क्या होगा? मेनली एडवांटेज विच इज़ सिग्निफिकेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिक्स एक्सपेंशन, मतलब ब्रिक्स को बढ़ाना, which includes new members from Asia as well Africa and West Asia। और इससे क्या होगा? इन्हांस होगा, मतलब इंक्रीज होगा द ब्लॉक्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल। Fifth point, a key agenda under India's presidency is likely to be strengthening the new development bank to provide alternative development financing to developing countries। जो मेनली इंडिया का जो मेन एजेंडा होगा वो होगा कि हम स्टैंडिंग करें क्या? न्यू डेवलपिंग या डेवलपमेंट बैंक। इससे क्या होगा? हमको एक अल्टरनेट प्रोवाइड होगा, किसके लिए? फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। और किस लिए? फाइनेंस के लिए। अल्टरनेट मतलब हम लोग मेनली अभी जो डिपेंड हैं या तो वर्ल्ड बैंक या तो IMF। ये एक वेस्ट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन है। जो इंडिया का मेन एजेंडा होगा वो होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक को मतलब फोकस करना, जिससे हमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। सिक्स पॉइंट, इंडिया में पुश इश्यूज सच एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, climate finance, sustainable development, and inclusive growth, aligning BRICS goal with its national priorities। तो जो इंडिया का पुश होगा वो किस तरफ होगा? एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट फाइनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, और जिससे अलाइनिंग विद ब्रिक्स गोल विद इट्स नेशनल priorities। 7 point, the summit highlights India's strategy of strategic autonomy, balancing relations with Western powers while deepening cooperation with non-Western grouping। तो जो समिट होगा उसमें इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है वो भी हाईलाइट्स होंगी, जैसे क्या होगा? स्ट्रैटेजी ऑफ ऑटोनॉमी, और हमको ये बैलेंस बना के, इसमें बैलेंस भी एक रिलेशन होगा विद वेस्टर्न पावर्स के साथ, और हम अपना और सेकंड पॉइंट होगा डीपनिंग कोऑपरेशन विद नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग, और हम इस पर भी फोकस करेंगे। जो हमारे नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग्स है
इसमें भी हमारा फोकस होगा। 8 पॉइंट ओवरऑल ब्रिक्स इंडिया 2026 is significant for reshaping global economic governance, promoting South-South cooperation, and reducing over-dependence on Western-dominated financial system। तो ओवरऑल जो ब्रिक्स समिट होगा, इंडिया जो होस्ट करेगा, उसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये होंगी। एक तो रीशेपिंग होगा ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, दूसरा प्रमोट किया जाएगा साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन, थर्ड होगा रिड्यूसिंग ओवर डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसीलिए इंडिया फोकस कर रहा है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो अल्टरनेटिव एक ऑप्शन होगा हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। And the next important article is mentoring movement. So first point is India faces a growing gap between education and employability, where degrees alone fail to equip youth with market relevant skill and confidence। तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, इंडिया एक ऐसी चीज़ फेस कर रहा है, वो बढ़ रहा है, एक गैप बढ़ रहा है बिटवीन एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी, जहाँ डिग्रीज अलोन फेल टू इक्विप यूथ विद मार्केट रेलेवेंट स्किल एंड कॉन्फिडेंस। मतलब उनके पास डिग्रीज तो होती हैं, बट जो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर, जो एक्सपीरियंस होता है, उसमें वो फेल होते हैं, जो कि क्या होता है, ये मार्केट रिलेवेंट स्किल एंड कॉन्फिडेंस रिडक्शंस होता है, वो चीज़ वो फेस नहीं कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ मेंटरिंग गोज़ बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन, ऑफरिंग गाइडेंस, emotional support, and real world exposure that helps young people navigate career choices effectively। तो जो मेंटरिंग होता है वो हमारे फॉर्मल एजुकेशन से भी बियॉन्ड होता है, जैसे कि हमको ये गाइडेंस ऑफ़र करता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर भी होता है, जो हमको हेल्प करता है यंग पीपल, जिससे वो अपना कैरियर नेविगेट करते हैं और चॉइसेस इफ़ेक्टिवली चूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट, एक्सेस टू मेंटरिंग इन इंडिया इज़ हाईली अनइक्वल, with first generation learners, rural youth, and marginalized communities being the most disadvantages। मतलब क्या है, जो मेंटरिंग मूवमेंट है, इसका एक्सेस जो होता है वो इंडिया में हाईली अनइक्वल है। जैसे जो हमारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उनको तो मतलब इजी अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जो हमारे रूरल यूथ हो गए और सबसे ज़्यादा जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, वो इस चीज़ के लिए बहुत डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये डिसएडवांटेज भी है उन लोगों के लिए। फोर्थ पॉइंट, अ नेशनल मेंटरिंग मूवमेंट कैन हेल्प bridge social and economic inequalities by connecting experienced professional with undeserved youth। मतलब जो नेशनल मेंटरिंग मूवमेंट है, ये हमको हेल्प कर सकता है, जो एक ब्रिज बना हुआ है, जो गैप है किस बीच में, सोशल और इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, इससे क्या होगा, बाय कनेक्टिंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स विद अनडिजर्व्ड यूथ। तो जब जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होंगे और जिनको नहीं ये एडवांटेज मिल पा रहा है ना मेंटरिंग मूवमेंट का, तो ये एक गैप जो है ना, ये ब्रिज होगा, मतलब इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स विद अनडिजर्व्ड यूथ। 5 पॉइंट, प्लेटफॉर्म इनेबल्ड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी मेक मेंटरिंग scalable, low cost, and accessible across geography, especially for students outside urban centers। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनेबल्ड करेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी, मेक मेंटरिंग स्केलेबल होगा, लो कॉस्ट होगा, और ये एक्सेसिबल होगा अक्रॉस जोग्राफी, स्पेशली कहाँ पे, वो स्टूडेंट्स जो हमारे आउटसाइड हैं अर्बन सेंटर के। 6 point, evidence from global and Indian initiative shows that mentoring improves retention,
employability, leadership skills and long term career outcomes. तो कुछ एविडेंस फ्रॉम ग्लोबल एज वेल फ्रॉम इंडियन इनिशिएटिव ये शो करते हैं जो हमारा मेंटरिंग है उससे क्या इम्प्रूव हुआ है। एक तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रिटेंशन, दूसरा हमारी एम्प्लॉयबिलिटी, लीडरशिप स्किल्स एंड लॉन्ग टर्म करियर आउटकम्स। वन पॉइंट गवर्नमेंट, corporates, educational institution and civil society must collaborate to institutionalize mentoring as a public good, not a charity activity। मतलब गवर्नमेंट को, कॉरपोरेट्स को और जितनी भी हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हमारी जो सिविल सोसाइटी है इनको मस्ट कोलैबोरेट करना होगा to institutionalize mentoring as a public good, ना कि as a charity activity। And last point is building a mentoring culture is essential for harnessing India's demographic dividend, turning a large youth population into skilled, confident and productive human capital। तो बिल्डिंग अ मेंटरिंग कल्चर, अगर हम एक मेंटरिंग कल्चर बनाते हैं तो ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ये इसेंशियल होगा हमारी हार्नेसिंग इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिससे हमारी एक यूथ पॉपुलेशन है, टर्निंग अ लार्ज यूथ पॉपुलेशन इनटू स्किल्ड, कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल।